तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड फर्स्ट ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग। हाल ही में आयोजित पहली ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो अभी हाल ही में पहली ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुई है और इसकी अध्यक्षता की थी भारत ने, क्योंकि 2021 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है ये भी भारत के पास है। तो भारत की तरफ से जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्रा जी, इन्होंने चेयर किया यानी अध्यक्षता की इस मीटिंग की, और ये मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में 11 और 12 मई को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन किया गया, यहाँ पे डिस्कशन किया गया कि किस तरह से जो ब्रिक्स के नेशन हैं, जो मेंबर नेशन हैं, उनके बीच में सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सकता है, लेबर मार्केट को किस तरह से फॉर्मलाइज किया जा सकता है, और लेबर फोर्स में किस तरह से महिलाओं के पार्टिसिपेशन को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स शॉर्ट फॉर्म है, 5 कंट्रीज़ के मेंबर हैं यहाँ की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्हीं के नाम से ये ब्रिक्स बना है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और कभी कभी पूछता है कि सबसे बाद में किस कंट्री ने ज्वाइन किया ब्रिक्स को, तो 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, इसके पहले ये ब्रिक था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2021 रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट, हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी वॉज इंस्टॉल्ड इन 2020। 2021 अक्षय ऊर्जा बाजार अद्यतन के अनुसार 2020 में कितनी नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है 280 गीगावाट। ठीक है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने प्रकाशित किया है 2021 रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2020 में 280 गीगावाट पूरे विश्व भर में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल की गई है। इसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं इस रिपोर्ट में, जैसे कि जो ग्लोबल ग्रोथ है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में, ठीक है, इसमें अनुमान दिया गया है कि इसमें 25% की वृद्धि होगी। साथ ही 280 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया गया है एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, ये तो बता दिया। इसके अलावा 2019 के कंपैरिजन में बात करें तो ये जो 280 गीगावाट का एनर्जी इंस्टॉलमेंट किया गया है ये 45% ज़्यादा है, मतलब 45% का इंक्रीमेंट हुआ है 2019 के कंपैरिजन में। और जो विंड पावर है इसमें 90% का इंक्रीमेंट हुआ है और सोलर पावर में 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये बताया गया कि 2020 में जो फ्यूल डिमांड है, बायोफ्यूल डिमांड, इसमें गिरावट आई है। तो अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें प्रोडक्शन में तो 8% की कम प्रोडक्शन आई है वॉल्यूम वाइज अगर बात करें बायोफ्यूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल। बीपीसीएल के अगले सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में अरुण कुमार सिंह, ठीक है, ये हैं अरुण कुमार सिंह, और ये बीपीसीएल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। तो पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने इनके अपॉइंटमेंट को अपनी मंजूरी दी है, और ये जो अरुण कुमार सिंह जी हैं ये भी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं प्रेजेंट में, और साथ ही रिफाइनरीज़ के एडिशनल चार्ज दिया गया इनको डायरेक्टर का, और अब ये पूरी तरह से यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे। नाम याद रखिएगा, अरुण कुमार सिंह। ठीक है, पीसी पंत जो हैं ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एक्टिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे, पीसी पंत। टी रविशंकर ये बने हैं आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर। ठीक है, ये नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने रिप्लेस किया था बीपी कानूनगो को। बात कर लेते हैं बीपीसीएल की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और स्थापना हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एचडीएफसी बैंक अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फिजिकल ईयर 22। वित्त वर्ष 22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के बारे में एचडीएफसी बैंक का प्रक्षेपण क्या है। तो अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने अपना एस्टिमेशन चेंज किया है भारत की जीडीपी को लेके। तो पहले इन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2022 में जो भारत की जीडीपी है इसमें 11.5% की वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, और कोविड के चलते इन्होंने वापस से अपना जो एस्टिमेशन उसको रिवाइज़ किया है, और अब इनके नए अनुमान के अनुसार 10% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, यानी एचडीएफसी की तरफ से 10% का अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 10% की दर से ऊपर उठेगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए, जो केयर रेटिंग्स है इन्होंने भी अपना फोरकास्ट को रिवाइज़ किया है। पहले इन्होंने अंदाज़ा दिया था, अपना अनुमान दिया था कि 10.2% की वृद्धि होगी भारत की जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2022 में, लेकिन इन्होंने भी कोविड के कारण रिवाइज़ किया है और अब 9.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है केयर रेटिंग्स ने। तो दोनों के डेटा आपको याद रखने हैं, एचडीएफसी का है 10% और केयर रेटिंग्स का है 9.2%। ठीक है, एचडीएफसी की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, और यहाँ की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एचडीएफसी बैंक ने ये भी बताया है
कि कोई भी अगर वर्स्ट केस होता है यानी ख़राब से ख़राब केस होता है तो वहाँ पे जो जीडीपी है इसमें ग्रोथ रेट जो है ये 8% का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस अबाउट इंडिया जीडीपी इन 2022। 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में संयुक्त राष्ट्र का प्रक्षेपण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वित्तीय वर्ष 2022 नहीं है, ये एक कैलेंडर ईयर है, ठीक है, जो कि जनवरी शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है। तो कैलेंडर ईयर 2022 के लिए अनुमान दिया गया है कि भारत की जीडीपी में 10.1% की ग्रोथ देखी जाएगी, ठीक है। तो पहले यूनाइटेड नेशंस ने अपना अनुमान दिया था 5.9% का, ठीक है। पहले जनवरी की जो रिपोर्ट थी उसमें 5.9% की ग्रोथ की बात की गई थी और अभी वापस इन्होंने रिवाइज़ किया है और लगभग उसे डबल ही कर दिया गया है। तो अब इनके नए अनुमान के हिसाब से अब 10.1% की वृद्धि देखी जाएगी भारत की जीडीपी में। और याद रखिएगा कैलेंडर ईयर 2022 में। इसके अलावा दो और डेटा याद रखने हैं। कैलेंडर ईयर 2021 के लिए 7.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। और ये बताया गया कि 2020 जो निकल गया है कैलेंडर ईयर, वहाँ पे 6.8% का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जीडीपी में गिरावट देखा गया था। तो ये चारों डेटा आपको याद रखने हैं। यूनाइटेड नेशंस की हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबर्स की बात करें तो 193 मेंबर हैं और दो ऑब्जर्वर स्टेट हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच बैंक जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ पार्टनर्ड टू प्रोवाइड 3-in-1 अकाउंट। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने किस बैंक के साथ 3-in-1 खाता प्रदान करने के लिए भागीदारी की है। तो अभी हाल ही में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ पार्टनरशिप की है 3-in-1 अकाउंट की सुविधा देने के लिए। और ये 3-in-1 अकाउंट सुविधा है क्या, तो जो भी पीएनबी के कस्टमर होंगे उनको ये सुविधा दी जाएगी 3-in-1 अकाउंट की। तो एक ही अकाउंट से जो भी कस्टमर है पीएनबी के, ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो सेविंग अकाउंट का बेनिफिट उठा सकते हैं, दूसरा इससे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह भी काम करेगा, और ये एक डीमैट अकाउंट का भी काम करेगा। तो एक ही अकाउंट में सेविंग अकाउंट की सुविधा, डीमैट अकाउंट की सुविधा और ट्रेडिंग अकाउंट की सुविधा, ठीक है, तीनों सुविधा एक ही अकाउंट में। तो ये हो गया 3-in-1 अकाउंट। याद रखिएगा जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने पार्टनरशिप की है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो जो जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज है इसका हेडक्वार्टर है कोची में और यहाँ के एमडी और सीईओ हैं सीजी जॉर्ज। और जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इसने ऑपरेशन शुरू किया था अपना 1895 में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुना राव और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। जबकि टैग लाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 2021 का जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ है यानी विश्व खाद्य पुरस्कार है, इसे जीता है शकुंतला हरकसिंह थिलस्टेड ने, ठीक है, शकुंतला हरकसिंह थिलस्टेड। तो ये डेनमार्क की सिटीज़न है, ये याद रखिएगा। और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, इन्हें ये अवार्ड इनके रिसर्च के लिए दिया गया है, ठीक है। जो भी एक्वाकल्चर और फूड सिस्टम के लिए इनका न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोच था उस तरफ इनकी रिसर्च के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसे नोबेल प्राइज़ के बराबर माना जाता है। ये एग्रीकल्चर फील्ड में नोबेल प्राइज़ माना जाता है या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर का भी ये नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ नाम याद रखिएगा शकुंतला हरकसिंह थिलस्टेड। इसका कैश प्राइज़ होता है $250,000 यानी लगभग 1.8 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा जो रतन लाल जी हैं इन्हें 2020 में ये अवार्ड मिला था। साइमन ग्रूट को 2019 में ये अवार्ड मिला था और डेविड नबारो को 2018 में ये अवार्ड मिला था और 2021 में मिला है शकुंतला हरकसिंह थिलस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी हैज़ बीन कन्फर्ड विथ ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। किस एजेंसी को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तभी हाल ही में IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं वहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास, इन्होंने ये अवार्ड लिया है। और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो IREDA को ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन के उभरा है। ये सबसे ज़्यादा फाइनेंस किए गए हैं इनके द्वारा, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो IREDA है यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1987 में और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज़ क्रिकेटिंग ग्रेटनेस।
1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज़ क्रिकेटिंग ग्रेटनेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दो नाम आपको याद रखने हैं, एक बोरिया मजूमदार और दूसरे हैं गौतम भट्टाचार्य। इन दोनों ऑथर्स ने मिल के लिखा है 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज़ क्रिकेटिंग ग्रेटनेस। ठीक है, आपको बुक का नाम याद रखना है और दोनों ऑथर्स के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ न्यू दिल्ली इन द ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स ऑफ नाइट फ्रैंक? नाइट फ्रैंक के ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली की रैंक क्या है? तो नाइट फ्रैंक ने अभी हाल ही में प्रकाशित किया है ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स और इसमें नई दिल्ली की रैंक है 32, यानी 32वें नंबर पे रहा है नई दिल्ली। तो नाइट फ्रैंक जो है एक लंदन की प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है और उन्होंने अभी हाल ही में ये इंडेक्स प्रकाशित किया है जिसमें ये बताया गया है कि जो अलग अलग देश हैं वहाँ से लगभग 45 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को ऊपर वहाँ पे रिसर्च किया गया, उस पर सर्वे किया गया और ये देखा गया कि जो उनके रेसिडेंशियल प्राइसेस है उसमें कितना ज़्यादा मूवमेंट होता है। देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, घट रही है, उसी के बेसिस पे ये इंडेक्स में रैंकिंग बनाई जाती है। तो भारत में दिल्ली रहा है 32वें नंबर पर भारत का, उसके बाद मुंबई रहा 36वें नंबर पर पूरे विश्व भर में और बेंगलुरु रहा है 40वें नंबर पर। और टॉप के 3 देश कौन थे? तो तीनों ही देश चाइना के थे, ये तीनों थे, शेंजन, शंघाई और गुआंगझाऊ, ये 3 देश टॉप पे रहे थे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको फर्स्ट में कौन था? शेंजन याद रखना है और भारत की तरफ से नई दिल्ली की रैंकिंग याद रखनी है 32वीं, क्योंकि नई दिल्ली सबसे ऊपर रहा है भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू अडॉप्ट एन ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम? ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में असम बन गया है भारत का पहला स्टेट ऑनलाइन फ्लड और रिपोर्टिंग सिस्टम को अपनाने वाला है। ठीक है, तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं असम के जिष्णु बारुआ, उन्होंने अभी हाल ही में एक रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है, यानी कि FRIMS, ये याद रखिएगा शॉर्ट में, FRIMS यानी कि फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी के साथ ही असम भारत का पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ठीक है, बात कर लेते हैं असम की। तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर बने हैं नए हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीट 2021? तृतीय आर्कटिक विज्ञान मंत्री 2021 बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीट हुआ था 2021 का और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन इज़ द राइट आंसर। और हर्षवर्धन जी भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं अर्थ साइंस के और इसके साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं, ये याद रखिएगा। इस मीटिंग के लिए थीम रखी गई थी नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। थीम याद रखिएगा, नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। और ये जो मीटिंग है ये हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी टोक्यो में। इसको आइसलैंड और जापान दोनों के द्वारा जॉइंटली रूप से ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो हर्षवर्धन जी ने वहाँ पे बताया भारत के विज़न के बारे में कि जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ पे भारत जो है रिसर्च करने की प्लान कर रहा है, साथ ही अलग अलग देशों के साथ सहयोग करके भी वहाँ पे काम करने वाला है भारत। तो इसी चीज़ों के बारे में बताया वहाँ पे हर्षवर्धन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ईवा चैटबॉट टू सपोर्ट विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स? किस बैंक ने ग्राम स्तर के उद्यमियों का समर्थन करने के लिए ईवा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। अभी हाल ही में HDFC बैंक ने कॉमन सर्विसेज सेंटर यानी कि CSC के साथ मिलकर ईवा नाम का चैटबॉट लॉन्च किया है ताकि जो विलेज लेवल के एंटरप्रेन्योर हैं यानी ग्राम स्तर के उद्यमी हैं उनको सपोर्ट प्रदान किया जा सके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैटबॉट का नाम याद रखिएगा ईवा और बैंक का नाम याद रखिएगा HDFC बैंक। ठीक है, तो ये जो चैटबॉट है ये CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉन्च किया गया है HDFC के द्वारा ताकि वहाँ पे सपोर्ट प्रदान किया जा सके। इसका मेन एम ये है कि भारत के दूर दूर तक मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे लोग हैं उन तक बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, उन तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुँचाना। बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ। CEO हैं शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन एक्सपर्ट हैज़ बीन इलेक्टेड टू नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस? किस भारतीय मूल के विशेषज्ञ को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? तो अभी हाल ही में शंकर घोष, नाम याद रखिएगा, शंकर घोष जी को चुना गया है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में। तो काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात है ये, काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात मानी जाती है। साइंटिफिक फील्ड में ये सबसे बड़ा ऑनर माना जाता है अगर किसी को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में चुन लिया जाता है।
तो याद रखिएगा इंडियन ओरिजिन एक्सपर्ट हैं ये शंकर घोष जी, और ये एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इनको हाल ही में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। तो जो नए मेंबर्स होते हैं उनको कैसे चुना जाता है, तो जो पुराने मेंबर्स होते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के, वो चुनते हैं नए मेंबर्स को। तो टोटल इस साल 120 मेंबर्स चुने गए हैं, जिसमें से शंकर घोष जी भी एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज कंडक्टेड पासएक्स रिसेंटली। हाल ही में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं ने पासएक्स का संचालन कहाँ किया है। तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी ने मिल के पासिंग एक्सरसाइज कंडक्ट कराया है सदर्न अरेबियन सी में। ठीक है, सदर्न अरेबियन सी में एक्सरसाइज कराई गई है। पासएक्स इसे शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, पासिंग एक्सरसाइज को शॉर्ट में पासएक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कराई क्यों गई, तो भारत की जो नेवी है और जो इंडोनेशिया की नेवी है उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, साथ ही इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। तो भारत की तरफ से आईएनएस शारदा, जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और इसके साथ ही एक चेतक हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। और बात कर लेते हैं भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की, तो ये हैं एडमिरल करमवीर सिंह जी। और इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है जकार्ता, प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, और करेंसी इंडोनेशियन रुपया। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च डोज 1 मिशन टू मून। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी डोज 1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी, तो इसका राइट आंसर है स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स लॉन्च करेगी डोज 1 मिशन टू मून। तो अभी हाल ही में जो स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने बताया है कि 2022 के पहले तिमाही में ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। और ये मिशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करके इसका पेमेंट किया गया है। ठीक है, पहला ये कमर्शियल लूनर पेलोड है। इसका जो पेमेंट है ये क्रिप्टो करेंसी डोज कॉइन, आपने सुना होगा, इस समय चल रही है न्यूज़ में, इसका यूज़ करके इसका पेमेंट किया गया है पूरा। तो इस कारण से ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो मिशन का नाम पूछ सकता है डोज 1 मिशन टू मून, दूसरा कौन लॉन्च कर रहा है स्पेस एक्स, तीसरा किस क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करके इसका पेमेंट हुआ है, तो डोज कॉइन याद रखिएगा। इसे 2022 के पहले तिमाही में लॉन्च किया जाएगा फैल्कन 9 का रॉकेट का यूज़ करके। तो जो स्पेस एक्स है, यहाँ के फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है, तो पाकिस्तान के स्कीपर बाबर आजम। ठीक है, इन्होंने जीता है आईसीसी मेल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अप्रैल 2021 के लिए। और अलीसा हिली जो ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर बैट्समैन हैं, ठीक है, इन्होंने जीता है आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अप्रैल 2021 के लिए। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। बाबर आजम ने जीता है मेंस का अवार्ड और एलिसा हिली ने जीता है वुमेंस का अवार्ड। इसके अलावा जो भुवनेश्वर कुमार है, इन्होंने मार्च में ये अवार्ड जीता था मेंस में, और वुमेंस में जीता था लिजली ली ने। ठीक है, इन्होंने भी मार्च का ही जीता था। और अभी अप्रैल में बाबर आजम और अलीसा हिली, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्टूनेटो फ्रैंको पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। फॉर्टूनेटो फ्रैंको का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे, तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। ठीक है, तो हाल ही में पूर्व भारत के इंटरनेशनल फुटबॉलर फॉर्टूनेटो फ्रैंको का निधन हो गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा फॉर्टूनेटो फ्रैंको। तो 1962 में जब एशियन गेम्स में गोल्ड जीती थी टीम भारत की, तो उस टीम के ये पार्ट थे। ठीक है, वो हुआ था जकार्ता में, ये याद रखिएगा। और इनका नाम याद रखिएगा फॉर्टूनेटो फ्रैंको, फुटबॉल से एसोसिएटेड थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड इंडियन डेलीगेशन इन द रिसेंटली हेल्ड 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग। हाल ही में आयोजित चौथी भारतीय स्विस वित्तीय वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है, तो अभी हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में चौथी फाइनेंशियल डायलॉग यानी वार्ता हुई थी, और वहाँ पे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है अजय सेठ जी ने। ठीक है, अजय सेठ जी सेक्रेटरी हैं इकोनॉमिक अफेयर से, उन्होंने भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। और यहाँ पे अलग अलग बातों पे डिस्कशन किया गया भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में, जैसे कि IFSCA के बारे में बात की गई, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के ऊपर, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के ऊपर, फिनटेक के ऊपर, और सस्टेनेबल फाइनेंस और क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सर्विसेज, इन टॉपिक पे चर्चा की गई इस डायलॉग पे। ठीक है, बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड की। तो यहाँ के प्रेसिडेंट है गाय परमेलिन, कैपिटल है बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक। ठीक है, इसमें आपको स्टैटिक याद रखना है स्विट्जरलैंड का। और दूसरी चीज़, यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था इस मीटिंग में, याद रखना है अजय सेठ, जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ मूडीज अबाउट द इंडिया जीडीपी फॉर फिजिकल ईयर 22। वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में मूडीज़ का नवीनतम अनुमान क्या है। तो अभी हाल ही में मूडीज़ ने भारत की जीडीपी को लेकर अपना लेटेस्ट एस्टिमेशन दिया है और ये है 9.3% की ग्रोथ का। ठीक है, तो पहले जीडीपी को लेके उन्होंने अपना अनुमान दिया था मूडीज़ ने कि वित्तीय वर्ष 2022 में 13.7% की वृद्धि होगी भारत की जीडीपी में इस साल, लेकिन पेंडेमिक दोबारा से लौट के आया, इस कारण से उन्होंने रिवाइज़ किया अपने एस्टिमेशन को और नए अनुमान के अनुसार अब 9.3% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है मूडीज़ के द्वारा। ये याद रखेगा। एक और पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि जो जापानीज़ रेटिंग एजेंसी है नोमुरा, ठीक है, इन्होंने पहले एस्टिमेशन दिया था कि भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2022 में 12.6% की दर से ऊपर उठेगी, इसमें ग्रोथ आएगी, लेकिन पेंडेमिक के कारण इन्होंने भी अपना एस्टिमेशन को रिवाइज़ किया है और अब नए अनुमान के अनुसार 10.8% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मूडीज़ का एस्टिमेशन है 9.3% की ग्रोथ और नोमुरा का एस्टिमेशन है 10.8% की ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एशिया पैसिफिक टैक्स हब टू इन्हांस इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग बढ़ाने के लिए किस बैंक ने एशिया पैसिफिक टैक्स हब लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है एशिया पैसिफिक टैक्स हब, और इसे लॉन्च किया गया है ताकि इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन को इन्हांस किया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके। तो ये है क्या एशिया पैसिफिक टैक्स हब। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी एडीबी के मेंबर्स हैं और जो डेवलपिंग पार्टनर्स हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाएगा जहाँ पे वो टैक्स पॉलिसी बना सकते हैं, किस तरह से जो उनके बीच में सहयोग है, कोऑर्डिनेशन है, उसको और अच्छा बना सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे से नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। तो इस कारण से इस मंच को शुरू किया गया है एशिया पैसिफिक टैक्स हब, ताकि इंटरनेशनल टैक्स में कोऑपरेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक की 54th एनुअल मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में, ठीक है, 54th एनुअल मीटिंग। यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया था भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने, जो कि एशियाई विकास बैंक में भारत की तरफ से गवर्नर भी हैं। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ से ये याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई चूज़ माई नंबर फीचर। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आई चूज़ माई नंबर सुविधा शुरू किया है। तो अभी हाल ही में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है आई चूज़ माई नंबर नाम की सुविधा अपने कस्टमर के लिए। और ये सुविधा क्या है, तो इस सुविधा के अंदर में जितने भी वहाँ पे कस्टमर हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट वाले हो या करंट अकाउंट वाले हों, तो उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपने हिसाब से अपने मन का कोई नंबर चुन सकते हैं। तो उनका अकाउंट नंबर जो है उसमें जो लास्ट के 10 डिजिट हैं, ठीक है, इसको वो अपने मनपसंद डिजिट्स को चुन सकते हैं, नंबर्स को चुन सकते हैं, लास्ट के 10 डिजिट, ये याद रखिएगा। तो अगर वो नंबर बैंक के पास अवेलेबल है तो वो नंबर उन्हें मिल जाएगा, उनके अकाउंट में वो 10 नंबर ऐड हो जाएंगे अकाउंट नंबर में, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उन्हें दूसरा नंबर चूज़ करना पड़ेगा। तो ये फीचर ऐड किया गया है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। इसकी स्थापना थी 2006 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। एमडी और सीईओ हैं अजय कनवाल और टैगलाइन इसकी पैसे की कदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंस कंपनी गेट्स आरबीआई अप्रूवल फॉर प्रीपेड पेमेंट बिजनेस। हाल ही में किस वित्त कंपनी को प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली है। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस को अपनी मंजूरी दे दी है कि अब वो प्रीपेड पेमेंट बिजनेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में बात करें तो जिस तरह से आप पेटीएम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप अमेज़न यूज़ करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पेमेंट करने के लिए, इसी तरह अब आप बजाज पे का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये अपनी ऐप लाएंगे बजाज पे, ठीक है, इसके थ्रू आप अलग अलग मर्चेंट्स पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसी के लिए अप्रूवमेंट दिया गया है आरबीआई के द्वारा बजाज फाइनेंस को। ठीक है, तो सिर्फ आप इसमें पेमेंट ही कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कैश विड्रॉल की सर्विस नहीं होगी, सिर्फ आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अलग अलग मर्चेंट्स पे। ठीक है, बजाज फाइनेंस का हेडक्वार्टर है पुणे में और सीईओ हैं संजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में जोश जे कटूर, ठीक है, जोश जे कटूर जी को नियुक्त किया गया है आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक के रूप में। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने से पहले ये बेंगलुरु का जो रीजनल ऑफिस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वहाँ के डायरेक्टर थे कर्नाटका में। ठीक है, आरबीआई की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में।
गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। और स्थापना कहाँ पे हुई थी? स्थापना हुई थी कोलकाता में, याद रखिएगा। इसके अलावा जो टी रविशंकर है, ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये आरबीआई के चौथे, ठीक है, चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है बीपी कानूनगो जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में पद्मा कुमार नायर जी को नियुक्त किया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में। अभी ये एसबीआई के स्ट्रेस्ड एसेट रिजोल्यूशन ग्रुप के जनरल मैनेजर थे, चीफ जनरल मैनेजर, और अब ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ होंगे। तो जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये एक बैड बैंक है, जिसका अनाउंसमेंट किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी के द्वारा इस साल का जो बजट आया था 2021-22 का, वहाँ पे। तो ये बैड बैंक क्या होता है? ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो कि बैड एसेट्स को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जो भी लेंडर हैं, जो भी लेते हैं बैंक से लोन वगैरह, तो उनके जो भी बैड एसेट्स हैं उनको मैनेज करने का काम करता है बैड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक? मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रामकरण वर्मा जी को नियुक्त कर दिया गया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में, ठीक है। रामकरण वर्मा जी, नाम याद रखिएगा। तो ये प्रेजेंट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भारत के एम्बेसडर हैं ऑलरेडी, ठीक है। और अब ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हो गए हैं। बात कर लेते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की। यहाँ की कैपिटल है बैंगुई, प्रेसिडेंट हैं फॉस्टीन आर्चेंज टोदेरा, प्राइम मिनिस्टर हैं फिरमिन एनग्रेबाडा, और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021? AIBA विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो पहले ये AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 जो है ये भारत में होने वाला था, ठीक है, भारत में होने वाला था। लेकिन भारत जो है इसकी होस्टिंग फ़ीस देने में नाकाम रहा है, इस कारण से भारत से ये अधिकार छीन लिया गया है, और अब बेलग्रेड होस्ट करेगा 2021 का AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है, याद रखिएगा। बेलग्रेड, बेलग्रेड कहाँ का शहर है? ये है सर्बिया का, ठीक है। ये चैंपियनशिप होगी अक्टूबर 26 से 6 नवंबर तक, और ये अनाउंसमेंट किया है AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने, जो कि पूरे विश्व भर में बॉक्सिंग की गवर्निंग बॉडी है, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है बॉक्सिंग से रिलेटेड। इन्होंने अनाउंस किया है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलेव। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द प्रीमियर लीग 2020-21? किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग 2020-21 जीता है? तो जो आप नाम देख रहे हैं प्रीमियर लीग, ये फुटबॉल का काफ़ी ज़्यादा फेमस टूर्नामेंट है, जिसे आप इंग्लिश प्रीमियर लीग या EPL के नाम से भी जानते होंगे, जो कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। और अभी हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया है 2020-21 का खिताब, ठीक है, याद रखिएगा। मैनचेस्टर सिटी ने जीता है प्रीमियर लीग 2020-21, ठीक है। तो ये मैनचेस्टर सिटी का 5th टाइटल था, यानी 5वीं बार जीती है ये टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है सकूर राथर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सकूर राथर ने लिखी है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम की पुस्तक। आपको पुस्तक का नाम याद रखना है और ऑथर का नाम याद रखना है, सकूर राथर। विच इंडियन हैज़ वॉन द विटले अवार्ड 2021? किस भारतीय ने विटली पुरस्कार 2021 जीता है? तो अभी हाल ही में नागालैंड के नुकलू फोम, ठीक है, नाम याद रखिएगा, नागालैंड के नुकलू फोम है, इन्होंने जीता है 2021 का विटली पुरस्कार, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आने के। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, यही कारण है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टोटल 7 लोगों को ये अवार्ड दिया गया इस साल, और इकलौते भारतीय रहे हैं नुकलू फोम जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए इनका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये अवार्ड दिया जाता है जो कंजर्वेशन लीडर होते हैं, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, उनके रिकॉग्निशन में दिया जाता है, उनके सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है उन्हें। और इसका जो प्राइज़ मनी है ये 40,000 पाउंड होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड महतारी दुलार स्कीम? किस राज्य ने महतारी दुलार योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने वहाँ पे शुरू किया है महतारी दुलार स्कीम, यानी महतारी दुलार योजना। और ये योजना शुरू क्यों की गई है?
तो जितने भी वहाँ पे चिल्ड्रेन हैं जो कि वहाँ पे अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 के कारण, जिनके माता पिता या कोई जो उनके एल्डर है वो नहीं है उनके साथ, उनकी मौत हो गई है, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इस स्कीम के अंडर में जो स्टेट गवर्नमेंट है ये एजुकेशन के लिए वहाँ के छात्रों को, यानी जो ऑर्फन हो चुके छात्र हैं उनको 500 से 1000 रुपये पर मंथ देगी एजुकेशन के लिए विक्टिम्स को। ठीक है, इसके अलावा इसी स्कीम के अंडर में ही ऐसे चिल्ड्रन जिनके जो अर्निंग मेंबर है फैमिली के, जो कमाने वाले मेंबर्स थे, अगर उनकी डेथ हो गई है तो उनको स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी उनकी एजुकेशन के लिए। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज स्टॉप्ड इन रिसीविंग रेमिटेंसेस इन 2020। 2020 में प्रेषण प्राप्त करने के मामले में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है भारत। ओके, 2020 में रेमिटेंसेस रिसीव करने में इंडिया रहा है सबसे ऊपर। ठीक है, प्रेषण प्राप्त करने में भारत रहा है 2020 में सबसे ऊपर, और ये बताया वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट का नाम भी याद रखिएगा। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने 2020 में लगभग 83 बिलियन US डॉलर प्रेषण प्राप्त किए हैं। ठीक है, 2019 के कंपैरिजन में देखें तो ये 0.2% कम है, लेकिन फिर भी भारत अभी सबसे ऊपर है प्रेषण प्राप्त करने में। भारत के बाद दूसरे नंबर पर रहा है चाइना 59.5 बिलियन US डॉलर के साथ, और तीसरे नंबर पर रहा है मैक्सिको 42.8 बिलियन US डॉलर के साथ। ठीक है, तो ये थी रेमिटेंस को रिसीव करने की बात। अगर हम आउटफ्लो की बात करें, मतलब किस देश ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस दिया है, तो उसमें USA रहा है सबसे ऊपर। ठीक है, USA ने 2020 में 68 बिलियन US डॉलर रेमिटेंस को दिया है, वो आउटफ्लो है वहाँ का। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है UAE, यहाँ पे 43 बिलियन US डॉलर का रेमिटेंस आउटफ्लो रहा है, और तीसरे नंबर पर रहा है सऊदी अरेबिया, यहाँ पे 34.5 बिलियन रेमिटेंस आउटफ्लो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड देख रहे हैं रेमिटेंस, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे प्रेषण कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जो बाहर से आने वाला पैसा होता है, जो बाहर से आने वाला धन होता है, उसे प्रेषण कहा जाता है या रेमिटेंसेस। ठीक है, बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। तो इसकी स्थापना थी 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। MD और CEO हैं अंशुला कांत। यहाँ का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो जिस तरह से आप बैंक की टैगलाइन याद रखते हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसी तरह से आपको विश्व बैंक की मोटो याद रखना है। ठीक है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, और यहाँ के मेंबर्स हैं 189, जिसमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट हाउ मेनी सिटीज़ आउट ऑफ 100 आर लोकेटेड इन इंडिया दैट फेस द ग्रेटेस्ट रिस्क फ्रॉम इन्वायरमेंटल इशूज़। एक रिपोर्ट के अनुसार 100 में से कितने शहर भारत में स्थित हैं जो पर्यावरण के मुद्दों से सबसे बड़े जोखिम का सामना कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें ये बताया गया है कि पूरे विश्व भर में अगर 100 शहर हम ऐसे लें जो कि इन्वायरमेंटल इशू यानी कि पर्यावरण मुद्दों से सबसे ज़्यादा जोखिम का सामना कर रहे हैं, तो 100 में से 99 शहर एशिया में हैं। ठीक है, 100 में से 99 शहर एशिया में हैं, और इन 99 शहर में से 43 शहर भारत में हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था, इसका राइट आंसर है 43। भारत में 43 शहर ऐसे हैं जो कि पर्यावरण के मुद्दों से सबसे बड़े जोखिम का सामना कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है एक प्राइवेट फर्म के द्वारा जिसका नाम है बैरिस्क मैपल क्रॉफ्ट। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि 43 सिटी भारत में हैं 99 में से, और जो 37 सिटी हैं ये चाइना में हैं। एशिया में टोटल 99 सिटीज़ ऐसी हैं जो कि पर्यावरण मुद्दों के जोखिम का सामना कर रही हैं। तो किस टाइप के मुद्दे हैं ये? जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया और नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो इन टाइप के मुद्दों से जोखिम का सामना कर रहे हैं ये शहर। इसके अलावा ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि पूरे विश्व भर में 414 सिटीज़ में 1.5 बिलियन ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास वाटर का शॉर्टेज है, पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है, नेचुरल हज़ार्ड से उन्हें प्रॉब्लम है, वहाँ पे उन्हें रिस्क है, एक्सट्रीम हीट का भी रिस्क है और क्लाइमेट चेंज से भी रिस्क है। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। और 100 में से 99 शहर एशिया में है, तो बचा एक शहर। वो इकलौता शहर कौन सा है जो एशिया के बाहर है? तो वो शहर है लीमा। ये भी याद रखिएगा, लीमा इकलौता ऐसा शहर है जो एशिया के बाहर है और इस लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एवरेज फूड प्राइस इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 के महीने के लिए औसत खाद्य मूल्य सूचकांक क्या रहा है? तो अभी हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फूड प्राइस इंडेक्स बताया है अप्रैल 2021 के लिए। ठीक है, FFPI। ठीक है, 2021 के लिए बताया गया है अप्रैल 2021 के लिए, और ये एवरेज रहा है
120.9 पॉइंट्स, ठीक है, 120.9 पॉइंट्स एवरेज फूड प्राइस इंडेक्स रहा है अप्रैल 2021 मंथ के लिए, ठीक है। तो लगातार फूड प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी होती जा रही है, हर मंथ कुछ ना कुछ बढ़ता ही जा रहा है। पिछले महीने के कंपैरिजन में देखें तो ये 2 पॉइंट और ऊपर उठ गया है। पिछले महीने था 118.9 और अब हो गया है 120.9 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये राइज यानी कि ये प्राइस में बढ़ा क्या, इंडेक्स में बढ़ा क्यों है? क्योंकि जो शुगर है और ऑयल है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट है और सीरियल हैं, इनके दाम में बढ़ोतरी हुई है, महंगाई हुई है, इसी कारण से फूड प्राइस इंडेक्स भी बढ़ा है, ठीक है। तो ये FFPI यानी फूड प्राइस इंडेक्स होता क्या है? तो इसमें एक बकेट बनाया जाता है जिसमें कि 5 चीज़ें रखी जाती हैं, शुगर, मीट, डेयरी, वेजिटेबल ऑयल और सीरियल, ठीक है। इसके बाद इनका इंटरनेशनल प्राइस देखा जाता है कि इसमें कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है इनके इंटरनेशनल प्राइस पे। इसके बाद ये इसी के बेसिस पे फूड प्राइस इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है। तो अप्रैल 2021 का रहा है 120.9, ठीक है, और ये एवरेज था। ये बताता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्worn इन एज प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा फॉर 6th टर्म? किसने छठे कार्यकाल के लिए युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में युगांडा में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे जनवरी में, ठीक है। तो हाल ही में वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं थे पहले से ही, योवेरी मुसेवेनी, ठीक है, योवेरी मुसेवेनी, इनकी पार्टी ने फिर से जीत दर्ज की और ये 6वीं बार अब युगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं फिर से। योवेरी मुसेवेनी नाम याद रखिएगा, ठीक है। युगांडा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है कंपाला, करेंसी है युगांडन शिलिंग, और प्रेसिडेंट बन गए फिर से योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू सूरीनाम? सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एस बालाचंद्रन जी को नियुक्त कर दिया गया है सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत के रूप में, ठीक है। इंडिया के अगले एम्बेसडर होंगे सूरीनाम में एस बालाचंद्रन जी, ये हैं एस बालाचंद्रन जी। बात कर लेते हैं सूरीनाम की, तो यहाँ की कैपिटल है पैरामारिबो, प्रेसिडेंट हैं, पूरा नाम इनका चंद्रिका प्रसाद संतोखी, शॉर्ट में चंद संतोखी है, और ये भारतीय मूल के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम याद रखिएगा। करेंसी यहाँ की सूरीनामीज डॉलर, और ये जो टी रविशंकर जी हैं ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं हाल ही में, ठीक है। PC पंत जो हैं ये NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्टिंग चेयरपर्सन बने हैं। रामकरण वर्मा जी हाल ही में जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नए एम्बेसडर बने हैं भारत के। तो आपको चारों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू UN ह्यूमैनिटेरियन चीफ? हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मार्टिन ग्रिफिथ्स, ठीक है, मार्टिन ग्रिफिथ्स को UN ह्यूमैनिटेरियन चीफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये रिप्लेस करेंगे मार्क लोकॉक को, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। नए प्रमुख बने हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स और ये रिप्लेस करेंगे मार्क लोकॉक को, ये हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स, ठीक है। तो प्रेजेंट में ये यमन में यूनाइटेड नेशन के स्पेशल इन्वॉय के रूप में कार्य कर रहे थे, वहाँ पे सर्विस दे रहे थे अपनी। तो अब UN ह्यूमैनिटेरियन चीफ के रूप में इनका कार्यकाल होगा 5 सालों का। बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबरशिप हैं 193 मेंबर और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर रमेश पवार को नियुक्त कर दिया गया है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में। नाम याद रखेगा, रमेश पवार अपॉइंट हुए हैं इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के नए हेड कोच, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट से ही एक और न्यूज़ बता देता हूँ। हाल ही में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने अपनी सालाना रैंकिंग जारी की है टेस्ट की, तो रैंकिंग में भारत रहा है सबसे ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लगातार 5वीं बार भारत रहा है सबसे ऊपर ICC टेस्ट रैंकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट प्रोसेसर कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल फीरा? किस भुगतान प्रोसेसर कंपनी ने डिजिटल फीरा की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है पेपाल, ठीक है। पेपाल ने अभी हाल ही में शुरू किया है डिजिटल फीरा। और ये फीरा क्या है? तो देखिए, फीरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इनवर्ट रेमिटेंस एडवाइस, ठीक है।
ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जो रेमिटेंस होते हैं और जो पेमेंट होते हैं जो कि अब्रॉड से एक्सेप्ट किए जाते हैं, मतलब बाहर के जो पैसे आते हैं देश में, उनको एक्सेप्ट करने के लिए ये एक प्रूफ के रूप में काम करता है, ठीक है। FIRA यानी कि फॉरेन इनवर्ट रेमिटेंस एडवाइस, ठीक है। तो हाल ही में इसे डिजिटली रूप से शुरू किया गया है पेपैल के द्वारा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं पेपैल की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। प्रेसिडेंट और CEO हैं डैन शूलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द नोवेल टाइटल्ड क्लारा एंड द सन। क्लारा एंड द सन नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगुरो, ठीक है, नाम याद रखिएगा, काजुओ इशिगुरो ने लिखा है क्लारा एंड द सन नाम का उपन्यास। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। क्लारा एंड द सन उपन्यास का नाम है और काजुओ इशिगुरो ऑथर का नाम है, ठीक है। तो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 2017 में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी जीता था। इसके अलावा 1989 में इन्हें मैन बुकर प्राइज़ भी दिया जा चुका है। उस समय इनकी नोबेल द रिमेन्स ऑफ द डे के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप्ड द फॉर्च्यून्स वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021 लिस्ट। फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेताओं की 2021 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में फॉर्च्यून मैगजीन ने विश्व के 50 महानतम लीडर्स की अपनी लिस्ट निकाली है 2021 की, और इस पे टॉप पे रही हैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डेन, ठीक है, याद रखिएगा, जेसिंडा आर्डेन टॉप पे रही हैं इस लिस्ट पे। इसके अलावा भारत की तरफ से भी एक नाम था जो कि थे अदर पूनावाला। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं अदर पूनावाला, ये इस लिस्ट पे भारत की तरफ से टॉप पे रहे हैं और ओवरऑल इनकी रैंकिंग रही है 10th। ओवरऑल ये 10वें नंबर पे रहे हैं और पहले नंबर पे रही हैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में KP शर्मा ओली को फिर से नियुक्त कर दिया गया है नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में। तो जो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने नियुक्ति की है KP शर्मा ओली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से, और ये तीसरी बार बने हैं KP शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहली बार ये 12 अक्टूबर 2015 को यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे और अब ये तीसरी बार बने हैं। बात कर लेते हैं नेपाल की। तो यहाँ की कैपिटल है काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर बन गए KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और करेंसी है नेपालीज रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ ICAS। ICAS के कार्यकारी समिति में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मनीषा कपूर, नाम याद रखेगा, मनीषा कपूर को नियुक्त कर लिया गया है ICAS के एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि कार्यकारी समिति में। तो ICAS क्या है? इसका मतलब होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। तो इसी ICAS के कार्यकारी समिति में इन्हें 2 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये पहले जनरल सेक्रेटरी थी जो भारत का काउंसिल है एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI, यहाँ पे ये जनरल सेक्रेटरी थी और अब इनकी नियुक्ति हो गई है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। नाम याद रखेगा, मनीषा कपूर। तो ICAS की बात करते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गाय पार्कर, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर हॉर्टिकल्चर सेक्टर फॉर फिस्कल ईयर 2021-22। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बागवानी क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तभी हाल ही में भारत की एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ने हॉर्टिकल्चर सेक्टर यानी बागवानी क्षेत्र के लिए 2250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ठीक है। 2250 करोड़ रुपए आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जारी किए गए हैं, जो राशि है ये आवंटित की गई है बागवानी क्षेत्र के लिए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। भारत में जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसको डेवलप किया जा सके, साथ ही जो भी किसान रिलेटेड हैं बागवानी से उनकी आय को भी बढ़ाया जा सके। तो इन 2 रीजन की वजह से ये जो राशि है ये दी गई है बागवानी क्षेत्र को। बात कर लेते हैं यूनियन मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के। तो ये हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट विल बिकम फर्स्ट टू ज्वाइन ग्लोबल कोवैक्स अलायंस। कौन सा राज्य ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बनेगा? तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि वो ग्लोबल कोवैक्स अलायंस ज्वाइन करेंगे और इसके साथ ही पंजाब भारत का पहला स्टेट बन जाएगा जो कि ग्लोबल कोवैक्स अलायंस ज्वाइन करेगा।
और ऐसा किया क्यों जा रहा है? तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसकी शॉर्टेज हो रही है और कई जगह उसकी प्राइसेस सही नहीं है, महंगे बेचे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से परेशान होकर जो पंजाब सरकार है उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो ग्लोबल कोवैक्स अलायंस को ज्वाइन करेंगे ताकि जो वैक्सीन की शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहे पंजाब में वैक्सीन, और साथ ही उनका उचित दाम पे खरीदारी हो सके पंजाब के अंदर। ठीक है, तो जो कोवैक्स अलायंस है ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया था, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया। ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया था और इसे शुरू इसीलिए किया गया था ताकि जो कोविड-19 की वैक्सीन है, ठीक है, इनका जो डेवलपमेंट का काम है उसको उसमें तेज़ी लाई जा सके, साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है कोविड-19 वैक्सीन की उसमें भी तेज़ी लाई जा सके ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन है उसको बनाया जा सके और ये देखा जा सके कि जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में सबके पास बराबर वो वैक्सीन अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि जो कंट्री के पास ज़्यादा पैसे, ज़्यादा पावर है तो उनको ज़्यादा वैक्सीन मिल गई, गरीब देशों को कम वैक्सीन मिल रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हटाने के लिए कि हर देश के पास बराबर बराबर वैक्सीन हो, बराबर मौके मिले उनको वैक्सीन खरीदने के लिए, ये कोवैक्स अलायंस बनाया गया था। तो पंजाब इसी को ज्वाइन करने वाला है और वो पहला स्टेट बन जाएगा इसको ज्वाइन करने वाला। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिजी गोल्ड? किस भुगतान बैंक ने स्वर्ण निवेश के लिए डिजी गोल्ड नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जो कि भारत का पहला पेमेंट बैंक था, इन्होंने डिजी गोल्ड नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अपने ग्राहकों को गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सुविधा देने के लिए। तो इसको लॉन्च करने के लिए जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है इन्होंने सेफ गोल्ड के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि एक डिजिटल गोल्ड प्रोवाइडर हैं। ठीक है, तो डिजी गोल्ड में एयरटेल पेमेंट बैंक का क्या काम होगा? तो जितने भी एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं जिनका वहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट है, तो ये 24 कैरेट गोल्ड को खरीद सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप का यूज़ करके। ठीक है, और यहाँ पे सेफ गोल्ड का क्या काम होगा? तो जो भी गुड्स खरीदे जाएंगे, ठीक है, एयरटेल थैंक्स ऐप का यूज़ करके, ये सब कुछ सेफ गोल्ड के द्वारा स्टोर किए जाएंगे। सेफ गोल्ड का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे स्टोर किया जाएगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसलिए पार्टनरशिप की गई है। तो जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है ये भारत का पहला पेमेंट बैंक था, ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं अनुब्रता विश्वास, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी इसकी 2017 में। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारती एयरटेल और अभी प्रेजेंट में भारती एयरटेल और कोटक महिंद्रा दोनों के द्वारा ज्वाइंटली रूप से इसमें अधिग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन 4 days? हाल ही में किसने 4 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल के एक गाइड हैं जिनका नाम है मिंगमा तेंजी शेरपा। ठीक है, मिंगमा तेंजी शेरपा, इन्होंने अभी 4 दिनों के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की है और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड कर दिया, बना दिया है। ऐसा करने वाले ये पहले पर्सन बने हैं। ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर और इसी को 4 दिनों के अंदर इन्होंने 2 बार क्लाइंब किया है, इस पर 2 बार चढ़ाई की है। तो पहले ये जो रिकॉर्ड था, ठीक है, पहले ये जो रिकॉर्ड था ये भारत की माउंटेनियर हैं अंशु जमसेनपा। ठीक है, अंशु जमसेनपा। ठीक है, पहले रिकॉर्ड अंशु जमसेनपा के पास था, जिन्होंने 118 घंटे और 15 मिनट में 2 बार चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट में और इन्होंने ये कारनामा किया था 2017 में। ठीक है, और अभी ये रिकॉर्ड तोड़ के मिंगमा तेंजी शेरपा इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लेकिन अगर महिलाओं में बात करें तो ये रिकॉर्ड अभी भी अंशु जमसेनपा के पास ही है। ठीक है, ये रिकॉर्ड अगर महिलाओं में बात करें तो अभी भी अंशु जमसेनपा के पास है और ओवरऑल और मेंस में बात करें तो मिंगमा तेंजी शेरपा का ये रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा नेपाली एक माउंटेन गाइड हैं जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। ठीक है, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने का माउंट एवरेस्ट में और इन्होंने अभी हाल ही में 25वीं बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की है। तो एक तरह से इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है 25वीं बार, यानी सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करने का। ठीक है, एक आखिरी नाम है ताशी यंगजोम। ठीक है, ताशी यंगजोम, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की तरफ से पहली महिला क्लाइंबर बनी है जिन्होंने 2021 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। अभी हाल ही में इन्होंने 2021 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और 2021 की पहली माउंटेनियर बनी है, इसलिए इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप इन 2022? 2022 में महिला रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड करेगा मेज़बानी महिला रग्बी विश्व कप की, कब? 2022 में। तो अभी हाल ही में जो रग्बी की गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड रग्बी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो विमेंस रग्बी टूर्नामेंट है, यानी जिसे रग्बी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है विमेंस के लिए, तो ये 8 अक्टूबर 2022 से लेकर 12 नवंबर 2022 तक होस्ट किया जाएगा न्यूजीलैंड के द्वारा। तो जो टूर्नामेंट है पहले 2021 में होने वाला था न्यूजीलैंड में ही, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था और अभी नई डेट्स बताई गई हैं 8 अक्टूबर 2022 से 12 नवंबर 2022 तक न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, प्रेसिडेंट है जेसिंडा आर्डन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द जर्मन कप 2021 टाइटल। किस फुटबॉल क्लब ने जर्मन कप 2021 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में बोरुसिया डॉर्टमुंड, ठीक है, बोरुसिया डॉर्टमुंड ने जीत लिया है 2021 का जर्मन कप टाइटल। ठीक है, इन्होंने फाइनल में हराया है आरबी लीप्जिग को। ठीक है, फाइनल में इन्होंने आरबी लीप्जिग को हरा के जीत लिया है 2021 का जर्मन कप टाइटल। तो आपको नाम याद रखना है बोरुसिया डॉर्टमुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ चेयरपर्सन ऑफ टाइम्स ग्रुप हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो अभी हाल ही में इंदु जैन जी का कोविड के कारण निधन हो गया नई दिल्ली में, और ये टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। ठीक है, आपको नाम याद रखना है इंदु जैन, टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी और ये 1999 में टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन बनी थी। इसके अलावा इन्होंने टाइम्स फाउंडेशन की शुरुआत की थी सन 2000 में। ये फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं और इन्हें पद्म भूषण दिया गया था ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में सन 2016 में। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और नाम याद रखिएगा इंदु जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल रिसेंटली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से। ठीक है, 2021 का ये मेडल जो है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल, ये दिया गया है भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को। और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है? तो आपको पता है ये लेखक भी हैं, काफ़ी इनकी राइटिंग फेमस है। इन्होंने सोशल और जो पब्लिक इश्यूज़ हैं उनके लिए जो अपनी आउटस्टैंडिंग इनकी सर्विस है, इन्होंने लेखन के माध्यम से अपनी सर्विस दी है इस क्षेत्र में, इस कारण से इन्हें ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम। असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अजंता नियोग। अजंता नियोग बनी है पहली महिला वित्त मंत्री असम की, यानी फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर असम की। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि असम की पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर तो बनी है और असम के साथ ही साथ जो भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन सभी की ये पहली महिला वित्त मंत्री यानी फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं, इसलिए नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अजंता नियोग। ठीक है, बात कर लेते हैं असम की। यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि प्रेजेंट में अभी नए बने हैं, इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट नाबार्ड हैज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम इट्स RIDF फॉर असम इन फिस्कल ईयर 21। वित्त वर्ष 2021 में नाबार्ड ने असम के लिए अपने RIDF से कितनी राशि प्रदान की है? तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उन्होंने अपने RIDF से असम में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 1236 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, 1236 करोड़ रुपए की राशि दी गई है नाबार्ड के द्वारा असम को। तो देखिए नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और RIDF क्या है? RIDF है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो नाबार्ड ने अपने RIDF से असम में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड और ब्रिजेस हो गए, इनको बनाने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए 1236 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड ने असम में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए वहाँ पे 1150 करोड़ रुपए अलग से दिए थे। बात कर लेते हैं नाबार्ड की। तो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी इसकी 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है GR चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोऑपरेटिव बैंक्स लाइसेंस हैज़ बीन कैंसल्ड बाय RBI रिसेंटली। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। हाल ही में RBI ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये है कहाँ पे? ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, हाल ही में RBI ने इसका लाइसेंस रद्द किया है और इसका लाइसेंस रद्द किया गया है क्योंकि इसके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं थे
कि यहाँ पे जो ग्राहक हैं उनको वो रीपेमेंट कर सकें उनका, इस कारण से इसका फ्यूचर सही नहीं दिख रहा था आरबीआई को, तो आरबीआई ने यहाँ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो अब जो ये कोऑपरेटिव बैंक है, ये किसी भी तरह का बिजनेस, चाहे वो क्रेडिट लेना हो, मतलब चाहे कैश डिपॉजिट करवाना हो या रीपेमेंट करना हो, ये ग्राहकों को नहीं कर पाएगा। बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे? कोलकाता में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और 1935 में स्थापना हुई थी कोलकाता में। उसके बाद 1937 में हेडक्वार्टर आया था कोलकाता से मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली डिक्लेयर्ड 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? हाल ही में घोषित पंजाब के 23वें जिले का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह जी, इन्होंने डिक्लेयर किया है पंजाब का 23वां जिला, और इसका नाम है मालेरकोटला। ठीक है, नाम याद रखिएगा। पंजाब का 23वां जिला बना है मालेरकोटला। ठीक है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, कैपिटल है चंडीगढ़, और गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज द मिस यूनिवर्स 2020? मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है एड्रिया मेजा। हाल ही में एड्रिया मेजा को चुना गया है मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में, और ये है कहाँ की? मैक्सिको की। एक्चुअली में ये मिस मैक्सिको भी रह चुकी हैं एड्रिया मेजा, और हाल ही में इन्हें मिस यूनिवर्स चुना गया है 2020 के लिए, और ये 69th मिस यूनिवर्स बनी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड COP26 पीपल्स एडवोकेट फॉर UN क्लाइमेट चेंज समिट 2021? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 के लिए COP26 पीपल्स एडवोकेट कौन बने हैं? तो नवंबर 2021 में UN क्लाइमेट चेंज समिट होने वाला है, कहाँ की? UK की अध्यक्षता में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में होगा। तो वहाँ पे पीपल्स एडवोकेट के लिए चुने गए हैं डेविड एटनबरो। ठीक है, डेविड एटनबरो को चुना गया है पीपल्स एडवोकेट के लिए। ठीक है, तो ये जो समिट है ये नवंबर में होगी ग्लासगो में। ठीक है, यूके की प्रेसिडेंसी में। और ये जो सर डेविड एटनबरो हैं, ये जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं, साथ ही साथ एक नेचुरल हिस्टोरियन भी हैं। और ये जो COP26 है, इसका मतलब क्या है? तो ये फुल फॉर्म है 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बैन सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स? सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है चाइना। अभी हाल ही में चाइना ने डिसीजन लिया है कि वहाँ पे जो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स हैं उन पे बैन लगाया जाएगा। और ये कैनाबिनॉइड्स क्या होता है? तो आपने टर्म सुना होगा कैनाबिस। ठीक है, कैनाबिस जो कि भांग की एक प्रजाति होती है। ठीक है, भांग की एक प्रजाति होती है, और इसी कैनबिस के कंपाउंड्स होते हैं कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, तो इनका प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब सिंथेटिक रूप से इन्हें बनाया जाता है वहाँ पे मेडिसिन्स में यूज़ करने के लिए, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है नशे के लिए। तो इस कारण से चाइना ने डिसीजन लिया है कि ये सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स पे बैन लगाएगा, और ऐसा करने वाला चाइना विश्व का पहला देश बन गया है। चाइना से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कुछ ही दिनों मैंने पहले आपको बताया था कि जो चाइना का पहला मार्स रोवर था झूरोंग, ठीक है, झूरोंग, इसको छोड़ा गया था तियानवेन-1 ऑर्बिटर की मदद से मार्स के लिए। तो हाल ही में झूरोंग ने सक्सेसफुली लैंडिंग कर ली है मार्स में, और चाइना विश्व का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, USA के बाद ऐसा करने वाला, मतलब कि मार्स की सतह पे रोवर उतारने वाला चाइना जो है तो दूसरा देश बन गया है पूरे विश्व भर का। याद रखिएगा, जो मार्स रोवर है इसका नाम है झूरोंग, इसका मतलब होता है गॉड ऑफ फायर, और तियानवेन-1 ऑर्बिटर की मदद से भेजा गया था ये मार्स में। बात कर लेते हैं चाइना की। तो यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। और CNSA की बात कर लेते हैं, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वहाँ की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के झैंग कीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप्स इन मैनहट्टन? मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो तेजस्विन शंकर। ठीक है, तेजस्विन शंकर ने गोल्ड मेडल जीता है हाल ही में मैनहट्टन USA में हुए बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में। वहाँ पे इन्होंने कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, और वहाँ पे उन्होंने 2.28 मीटर क्लियर किया है, और इसको क्लियर करने के बाद इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये एक हाई जंपर हैं। ठीक है, भारत की तरफ से एक ये प्रोफेशनल हाई जंपर हैं तेजस्विन शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल एट इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021?
इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का एकल खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में इटालियन ओपन का टेनिस टूर्नामेंट समाप्त हुआ है 2021 का। और पुरुष एकल में बात करें तो पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीते हैं राफेल नडाल। स्पेन के राफेल नडाल ने हराया है नोवाक जोकोविक को। और महिला एकल खिताब की बात करें तो जो पोलैंड है, पोलैंड की ईगा स्वियाटेक, ठीक है, ईगा स्वियाटेक ने हराया है कैरोलिना प्लिस्कोवा को। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, पुरुष एकल में जीते हैं राफेल नडाल और महिला एकल में जीती हैं ईगा स्वियाटेक, ठीक है। राफेल नडाल हैं स्पेन के और ईगा स्वियाटेक हैं पोलैंड की। साथ ही अगर डबल्स में बात करें, मेंस डबल में, तो यहाँ पे जीते निकोला मेक्टिक और मेट पैविक की जोड़ी। और महिला डबल्स में बात करें तो यहाँ पे जीती है शेरोन फिचमैन और ग्विलियाना ओल्मोस की जोड़ी, ठीक है। तो ये नाम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिंगल जरूर याद रखना है, सिंगल्स के नाम। और ये जो टूर्नामेंट है ये क्ले आउटडोर सरफेस में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन हिज मेडन FA कप? किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला FA कप जीता है? तो इसका राइट आंसर है लेस्टर सिटी, ठीक है। लेस्टर सिटी ने अभी हाल ही में फाइनल्स में चेल्सी को 1-0 से हराया है और अपना पहला FA कप जीत लिया है। तो जो FA कप है ये फुटबॉल का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, इंग्लैंड का काफ़ी ज़्यादा फेमस, जहाँ पे मेंस की टीम कम्पीट करती हैं और इस साल जीती हैं लेस्टर सिटी चेल्सी को हरा के, ठीक है। FA कप को ही फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट विच सिटी हैज़ बीन इमर्ज्ड एज हेल्दीएस्ट सिटी इन इंडिया? एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वस्थप्रद शहर बन के उभरा है? तो अभी हाल ही में housing.com, ठीक है, housing.com ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट के अनुसार पुणे, ठीक है, याद रखिएगा, पुणे भारत में सबसे हेल्दीएस्ट सिटी बन के उभरा है, यानी टॉप पे रहा है पुणे। टोटल 8 जो मेन सिटीज़ हैं भारत की उनको इस रैंकिंग में जगह दी गई है और पुणे रहा है सबसे ऊपर। रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ इंडियन हेल्थ केयर इंडियन सिटीज़ थ्रू द लेंस ऑफ हेल्थ केयर 2021 और रिलीज़ किया था housing.com में। टॉप पे रहा है पुणे, पुणे के बाद दूसरे नंबर पर रहा है अहमदाबाद और तीसरे नंबर पर रहा है बेंगलुरु। और इस रिपोर्ट में रैंकिंग कैसे बनाई गई है, तो अलग अलग पैरामीटर्स लिए गए थे, जैसे कि जो हॉस्पिटल बेड्स हैं किस सिटी में कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं, वहाँ पे रहना कितना आसान है, वाटर की क्वालिटी क्या है, वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट है, वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो इन्हीं सब के बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत में हर 1000 पीपल के बीच में 0.86 डॉक्टर हैं, 1000 लोगों के बीच में 0.86 डॉक्टर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली? माली के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मोख्तार उवाने को फिर से नियुक्त कर दिया गया है माली के प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो माली के प्रेसिडेंट है बाह एंडोआ, ठीक है, बाह एंडोआ प्रेसिडेंट है माली के, इन्होंने मोख्तार उवाने को फिर से रीअपॉइंट कर दिया है माली के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। माली की कैपिटल है बामाको, प्रेसिडेंट है बाह एंडोआ, प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गए हैं मोख्तार उवाने और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कोरोना मुक्त पिंड अभियान? किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान शुरू किया है या उसकी घोषणा की है? तो यहाँ से आपको पिंड से समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड पंजाब में यूज़ होता है। तो अभी हाल ही में पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी ने अनाउंस किया है कोरोना मुक्त पिंड अभियान, ठीक है। और ये अभियान शुरू किया गया है जो पंजाब के गांव हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोगों के बीच में कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि जो वहाँ पे स्प्रेड है, यानी जो कोविड फैल रहा है आजकल ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा, उसको रोका जा सके। इसके अलावा वहाँ पे हेल्थ और वेलनेस क्लिनिक भी बनाई जाएंगी, ताकि ग्रामीण इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको सही टाइम पे प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड कराई जा सके और कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। बात कर लेते हैं पंजाब की, तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड माई विलेज कोरोना फ्री विलेज कैंपेन? किस राज्य सरकार ने मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी ने अनाउंस किया है एक 15 दिन लंबा चलने वाला एक कैंपेन अभियान, जिसका नाम है मारू गांव कोरोना मुक्त गांव, यानी कि माई विलेज कोरोना फ्री विलेज कैंपेन। और ये कैंपेन भी लॉन्च किया गया है ताकि गुजरात में जो ग्रामीण इलाके में लोग रह रहे हैं उनके बीच में कोविड-19 के जो रीजन्स हैं और जो उसके बारे में जागरूकता है, अवेयरनेस है, वो फैलाया जा सके और गाँव में कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके, ठीक है। साथ ही जो वहाँ पे रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उन पे टाइम पे जो मेडिसिन है ज़रूरी वो पहुँच सकें और इस तरह से जो कोविड-19 है उसको गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में फैलने से रोका जाएगा। इसी कारण से इस कैंपेन को भी शुरू किया गया है।
गुजरात की बात कर लेते हैं, यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वेजिटेबल डिलीवरी। किस राज्य ने सब्जी वितरण के लिए मोमा बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर में लॉन्च किया गया है ये मोमा मार्केट नाम का मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके तहत वहाँ पे हरी सब्जी या वेजिटेबल की डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, तो जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है एन वीरेंद्र सिंह उन्होंने लॉन्च किया इस ऐप को, मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन। मोमा का मतलब है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, इन्होंने इस ऐप को इंट्रोड्यूस किया है, इसी कारण से मोमा नाम दिया गया है। तो कोविड-19 में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जो लॉकडाउन के कारण विक्रेता है वो भी अच्छे से सामान बेच नहीं पा रहे हैं सब्जियां, तो ऐसे में जो डे टू डे सब्जियां यूज़ होती हैं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो इसी कारण से ये ऐप लॉन्च की गई है कि लोगों तक जो डे टू डे कंजम्पशन वाली सब्जी हैं जिनका रोज़ाना इस्तेमाल होता है वो पहुँचाया जा सके। साथ ही जो फार्मर्स हैं जो खेती बाड़ी कर रहे हैं इन सब्जियों की, उन पर कोई स्ट्रेस ना हो, आसानी से सब्जियों को बेच सकें। बात कर लेते हैं मणिपुर की, तो यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेंद्र सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आयुष घर द्वार प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है आयुष घर द्वार प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है ये कोविड-19 से जो पॉजिटिव वहाँ पे मरीज़ हैं उनके लिए शुरू किया गया है। तो जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो कि घर में रह रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, उनको योगा की प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि वो हेल्दी रह सके। इसी कारण से ये आयुष घर द्वार प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और उनके साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किया है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंडर में लगभग 1000 वर्चुअल ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि जूम हो गया, व्हाट्सएप या गूगल मीट, इनके थ्रू लोगों से कनेक्ट होंगे। जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट होंगे जो होम आइसोलेशन में हैं, और उनको योगा के बेनिफिट्स बताएंगे और उनको योगा सिखाएंगे। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट फेडरेशन हैज़ अनाउंस्ड न्यूली द करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड। किस खेल महासंघ ने करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो कि बास्केटबॉल का महासंघ है, इन्होंने एक नए अवार्ड की घोषणा की है। उसका नाम है करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड। हर साल ये अवार्ड दिया जाएगा और ये उन प्लेयर्स को दिया जाएगा जो कि लोगों के लिए, सोशल जस्टिस के लिए अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और जो भी प्लेयर जीतेंगे इस अवार्ड को, उनको $100,000 दिया जाएगा, जिसका वो यूज़ कर सकते हैं अपनी मनपसंद जगह चैरिटी करने में। ठीक है, NBA की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में और यहाँ के कमिश्नर हैं एडम सिल्वर। और बास्केटबॉल से ही एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड। एक प्लेयर थे कोब ब्रायंट। ठीक है, कोब ब्रायंट, इनको मरणोपरांत अभी हाल ही में नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है प्रीत मोहन सिंह मलिक। ठीक है, प्रीत मोहन सिंह मलिक जी ने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हिट कोविड ऐप टू मॉनिटर कोविड पेशेंट्स। किस राज्य सरकार ने कोविड रोगियों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बिहार में हिट कोविड ऐप। ठीक है, हिट कोविड ऐप में हिट का मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। तो ये ऐप लॉन्च की गई है ताकि बिहार में जो पेशेंट्स हैं जिनमें कोविड है और वो घर में आइसोलेटेड हैं, उन पे निगरानी की जा सके। इसके अलावा जो घर पे आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाएगा और उनको बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर हैं ये घर घर जाएंगे जहाँ पे कोविड पेशेंट्स जो है तो आइसोलेटेड है, उसके बाद उनका निरीक्षण करेंगे, उनका चेकअप करेंगे और जो भी उनका डेटा होगा जैसे कि उनका बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, तो ये डेली बेसिस पे इस ऐप पे अपडेट किया जाएगा। ठीक है, हिट कोविड ऐप पे अपडेट किया जाएगा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो उनका मेडिकेशन है वो किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, गवर्नर है फागू चौहान और कैपिटल है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन त्रिपुरा टू हेल्प पीपल टू अवेल बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स।
लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिए त्रिपुरा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा में जागरूक त्रिपुरा नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, जागरूक त्रिपुरा नाम का ऐप लॉन्च किया गया है वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए, ताकि वो जो केंद्र सरकार की और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं दोनों का लाभ उठा सकें। तो यहाँ पे जितने भी तरह की स्कीम होंगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, इनकी इन्फॉर्मेशन इस ऐप में दी जाएगी। तो जो भी वहाँ पे उस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जाके चेक कर सकते हैं रजिस्टर करके कि वो एलिजिबल हैं उस स्कीम के लिए नहीं। ठीक है, अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन देगी, वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो एलिजिबल नहीं है तो ऐप भी उसका इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देगी प्रॉपर तरीके से। बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। तो यहाँ की कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देब और गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वैध आपके द्वार स्कीम? किस राज्य सरकार ने वैध आपके द्वार योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है वैध आपके द्वार योजना। ठीक है, आयुष विभाग के साथ मिलकर लॉन्च किया है वैध आपके द्वार योजना। तो इसमें होगा क्या? तो एक ऐप है आयुष क्योर, ये ऐप का नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो आयुष मंत्रालय की ये ऐप है आयुष क्योर, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और इस ऐप के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के लोग हैं ये ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए जो आयुष के मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं और उनसे अपनी बीमारी के बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसी सुविधा के लिए ये वैध आपके द्वार योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और ये मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंपनी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU पे साइन किया है, ताकि जो ट्राइबल स्कूल हैं उनको डिजिटली रूप से ट्रांसफॉर्म किया जा सके। ठीक है, उनको डिजिटल रूप से परिवर्तित किया जा सके। तो ऐसे में जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका भी विकास हो और भारत में एक अच्छी नई यूथ जनरेशन हो सके। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा इसमें? तो माइक्रोसॉफ्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरिकुलम यहाँ पे बनाएगा, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बात कर लेते हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की। तो यहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला, और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट डिजिटल कोड फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? विवाद समाधान के लिए किस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोड विकसित किया है? तो एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ज्यूपिटाइस। ठीक है, ज्यूपिटाइस ने हाल ही में दुनिया का पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट लॉन्च किया है, ताकि वहाँ पे जो विवाद है उनका समाधान किया जा सके। तो चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप है ये, मतलब चंडीगढ़ का स्टार्टअप है ये। इसका पूरा नाम है ज्यूपिटाइस जस्टिस टेक्नोलॉजीज। याद रखिएगा, विश्व का पहला डिजिटल कोर्ट इन्होंने लॉन्च किया है डिस्प्यूट्स यानी कि विवाद को समाधान करने के लिए। यहाँ के CEO और फाउंडर हैं रमन अग्रवाल, और इसका लोकेशन यानी हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बीन सेटअप? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पुणे। हाल ही में पुणे में भारत का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर सेटअप किया गया है। तो इसके लिए महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर ने नाबार्ड के साथ पार्टनरशिप की है, और ये जो पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है इसी पार्टनरशिप के अंडर में पुणे में इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसे इस्टेब्लिश क्यों किया गया है? तो महाराष्ट्र का जो एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करने के लिए, यानी महाराष्ट्र के जो एग्रीकल्चर फूड है उनको बाहर के स्टेट्स में या कंट्री के बाहर उनको एक्सपोर्ट करने में मदद मिले, बूस्ट मिले, इसी कारण से इसे सेटअप किया गया है। तो ये एक तरह से वन स्टॉप शॉप का काम करेगा जहाँ पे एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। नाबार्ड की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और चेयरमैन है GR चिंटाला। और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज नेवी हैज़ होस्टेड GMS 21? किस देश की नौसेना ने GMS 21 की मेज़बानी की है? तो अभी हाल ही में भारत की नौसेना ने मेज़बानी की है GMS 21 की। GMS 21 क्या है? तो GMS का मतलब होता है गोवा मैरीटाइम सिम्पोजियम। ठीक है, तो गोवा मैरीटाइम सिम्पोजियम 21 का
जो मेज़बानी है ये किया है भारत की नेवी ने, और ये पूरी तरह से वर्चुअली हुआ है इस बार, और ये पहली बार हो रहा है जबकि GMS वर्चुअली मोड में हो रहा है। इसके लिए इस साल थीम रखी गई है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर IOR नेवीज। ठीक है, तो ये गोवा मैरीटाइम सिम्पोजियम होता क्या है, तो यहाँ पे जो 13 इंडियन ओशियन की कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद वहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ डिस्कस की जाती हैं इंडियन ओशन रीजन में कोऑपरेशन के लिए। तो 13 कंट्रीज़ कौन कौन सी पार्टिसिपेट की यहाँ पे, इंडिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। इन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया GMS 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी कोविड-19 ड्रग डेवलप्ड बाय DRDO। DRDO द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा का नाम क्या है, तो हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में पहली स्वदेशी कोविड-19 ड्रग लॉन्च की है जिसका नाम है 2DG। ठीक है, 2DG तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रिलीज़ किया है ये फर्स्ट बैच को, और 2DG का पूरा नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, क्योंकि ये भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 ड्रग है, वैक्सीन नहीं है, ड्रग है, याद रखिएगा। पाउडर फॉर्म में ये दी जाएगी 2DG यानी कि 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस के द्वारा बनाया गया है जो कि DRDO की ही एक लैब है, और इनके साथ ही डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में है उनके कोलैबोरेशन में से बनाया गया है। DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू समिट माउंट पुमोरी। माउंट पुमोरी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो अभी हाल ही में बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा ने जो माउंट पुमेरी है वहाँ पे चढ़ाई की, और सक्सेसफुली वहाँ पे चढ़ाई करने वाली ये भारत की पहली महिलाएं बन गई हैं, बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा। तो जो बलजीत कौर हैं ये हिमाचल प्रदेश की हैं, और जो गुणबाला शर्मा हैं ये राजस्थान की हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली महिला बनी है ये, और ये जो माउंट पुनमोरी है ये नेपाल में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर टू विन MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप। विश्व MMA चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है अर्जन सिंह भुल्लर। ठीक है, हाल ही में अर्जन सिंह भुल्लर वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप जीती है इन्होंने, और ये पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं। एक्चुअली में ये भारतीय मूल के हैं, और ये इंटरनेशनली कनाडा को रिप्रेजेंट करते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी कि MMA में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन एशिया पैसिफिक। कौन सा देश एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बन गया है, तो अभी हाल ही में भारत बन गया है एशिया पैसिफिक रीजन में सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट, और पहला है चाइना। ठीक है, याद रखिएगा, भारत बना है सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट। तो अभी हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट का एक सर्वे हुआ था, उनके डेटा के अनुसार ये रैंकिंग बनाई गई है, और इसमें बताया गया है कि भारत में एशिया पैसिफिक रीजन का जितना भी वहाँ पे इंश्योरेंस होता है, जितना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, इसका 35% जो है ये भारत में होता है अकेले। ठीक है, तो इस तरह से भारत दूसरे नंबर पे है। तो ये जो 35% है ये है लगभग $3.66 बिलियन के बराबर, और ये भी बताया गया है कि भारत और चाइना मिल के लगभग 78% से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द EY's रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, इसका राइट आंसर है USA। हाल ही में EY के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जारी किया गया है, पहले नंबर पे जिसमें रहा है USA। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट पे रहा है USA, दूसरे पे रहा है चाइना, और अपना देश भारत रहा है तीसरे नंबर पे। तो आपको फर्स्ट रैंक USA की याद रखनी है और भारत की रैंक रखनी है याद, थर्ड नंबर पे रहा है। ठीक है, इसके अलावा भारत ने यहाँ पे अपना कमिटमेंट भी दिया है कि 2030 तक ये रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी के क्षेत्र में 450 गीगावाट सेटअप करेगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैव बीन एडेड टू इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टेंटेटिव लिस्ट। भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने सांस्कृतिक विरासत स्थलों को जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर है 6। अभी हाल ही में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची है इसमें भारत के
6 हेरिटेज साइट्स को जोड़ा गया है। ये इन्फॉर्मेशन दी है भारत के जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। ठीक है, और कौन कौन सी 6 साइट्स को जोड़ा गया है तो देख लीजिए। वाराणसी का गंगा घाट, इसके बाद तमिलनाडु का टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर, हीरे बंकल मेगालिथिक साइट, और मध्य प्रदेश का ही भेड़ा घाट लमेटा घाट जो कि नर्मदा वैली में है। तो ये 6 प्लेसेस को ऐड किया गया है और अभी ये अस्थायी सूची में जोड़े गए हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एस्टैब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर द आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट फॉर द ईयर 2020-21। आयुष्मान भारत परियोजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका ने प्रथम स्थान हासिल किया है 2020-21 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में, और ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं आयुष्मान भारत परियोजना के तहत। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है इन्हें इस्टेब्लिश क्यों किया जा रहा है? ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ तक स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, तो ऐसे लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर सेवाएँ देने के लिए, प्राथमिक चिकित्सा सेवा देने के लिए जो हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर है इन्हें इस्टेब्लिश किया जा रहा है पूरे भारत भर में, और इसे आयुष्मान भारत परियोजना के अंदर में स्थापित किया जाता है। और सबसे ज़्यादा अभी कर्नाटका ने इस्टेब्लिश किए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इस कारण से कर्नाटका को फर्स्ट रैंक दी गई है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजूभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। अभी झारखंड सबसे ऊपर रहा है, यानी टॉप पे रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी की गई है, जिसमें झारखंड रहा है सबसे ऊपर। और जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसे 2015 में शुरू किया गया था, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 48,000 करोड़ रुपए। और इसे शुरू क्यों किया गया था? ताकि भारत में जो सिटीज़ हैं उनको और भी अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से उन्हें डेवलप किया जा सके, ताकि वहाँ पे जो सिटीजन से लोग रह रहे हैं उनको क्वालिटी लाइफ दी जा सके। तो इस कारण से सिटीज़ को डेवलप करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया था। झारखंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट है साइंड MOU विथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए किस राज्य ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक MOU साइन किया है तेलंगाना में आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करने के लिए। तो जो आयुष्मान भारत स्कीम लाई गई थी, इसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है, जिसे वो बीमारी के दौरान यूज़ कर सकते हैं। तो एक साल में 5 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो इसी आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करने के लिए तेलंगाना ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन और कैपिटल है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग रिसेंटली ब्रेक्स ऑफ अंटार्कटिका। हाल ही में अंटार्कटिका से टूटने वाले दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में अंटार्कटिका से एक हिमखंड टूटा है और बताया जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा हिमखंड है जो कि अंटार्कटिका से टूटा है। इसका नाम दिया गया है A76, नाम याद रखिएगा, नाम दिया गया है A76। ठीक है, तो ये जो हिमखंड टूटा है इसकी जो लंबाई है ये है 170 किलोमीटर की और चौड़ाई है 25 किलोमीटर की। और ये अभी फ़िलहाल कौन से सी में फ्लोट कर रहा, तैर रहा है? तो सी का नाम याद रखिएगा, वेडल्सली में अभी ये तैर कर रहा है। तो यह फोटो में देख रहे हैं, ये अंटार्कटिका से ये वाला पार्ट हिमखंड अलग हुआ है। ठीक है, A76 नाम दिया गया है। इसका जो एरिया है ये है 4320 किलोमीटर स्क्वायर, लंबाई है 170 किलोमीटर की और चौड़ाई है 25 किलोमीटर की। इसके पहले जो सबसे बड़ा हिमखंड था इसका नाम था A74। ठीक है, इसका भी नाम याद रखिएगा। और अब A74 की जगह A76 हो गया सबसे बड़ा हिमखंड। अगला क्वेश्चन है, संवेदना हेल्पलाइन हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली फॉर चिल्ड्रंस, व्हाट डज M स्टैंड्स फॉर। हाल ही में बच्चों के लिए संवेदना हेल्पलाइन शुरू की गई है, इसमें M का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है मेंटल। तो अभी हाल ही में भारत में कोविड-19 से अफेक्ट होने वाले बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है जिसका नाम है संवेदना।
ठीक है। संवेदना का फुल फॉर्म है सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ये पूरा फुल फॉर्म है संवेदना का। और क्वेश्चन में आपसे एम का मतलब पूछा था, तो एम का मतलब है यहाँ पे मेंटल। तो ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसके द्वारा जितने भी चिल्ड्रन हैं कोविड-19 से अफेक्टेड हुए हैं उनको फ्री में काउंसलिंग दी जाएगी, उनको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दिया जाएगा और उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो टेली काउंसलिंग दी जाएगी। ये नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है उनके द्वारा। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको चिल्ड्रंस को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना और उन्हें हेल्प करना। टोल फ्री नंबर है 1800-121-2830। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज बाई टीएएफ द्वारा दिया जाने वाला 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार को किसने जीता है। तो अभी हाल ही में प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यन और प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन इन दोनों ने जीता है 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज़। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है टीएएफ यानी कि टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड के द्वारा। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोफेसर हैं शंकर बाला सुब्रमण्यन और डेविड क्लेनरमैन, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में केमिस्ट हैं और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो इन्होंने एक नई तरह की डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक को डेवलप किया है जिसका नाम है एनजीएस यानी कि नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग। तो इसी डेवलपमेंट के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है 2020 का।